आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का क्रैश कोर्स, जिसमें एक लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर के विषय में। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मोटर क्या है, इसके प्रारंभिक अवधारणा को समझाइए। तो आप मोटर क्या है इसको डिफाइन इजीली कर सकते हैं कि वह इलेक्ट्रिकल मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड मोटर। अब इसका एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों का हम स्टडी करेंगे। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क आता कैसे, जो हमने प्रीवियसली बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क आता है कब आता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो करंट को कैरी कर सके, ऐसा कंडक्टर जब हम प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, और उसमें जब करंट फ्लो करवाते हैं तो उस पर एक टार्क अप्लाई होता है, मतलब एक ऐसा बल जो उसको रोटेट करा सके अप्लाई होता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क कहते हैं। तो जनरेटर में हमने बताया था कि ये मैकेनिकल टार्क के अपोजिट वर्क करता है। कैसे करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क आता कैसे है, आज हम डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिखना बता ही दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो आपके स्टेटर पे लगे हैं, फिक्स हैं। इनसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स हैं एन से एस की ओर जाती हैं, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा है। अब इस कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, करंट जब इसमें फ्लो करवा रहे हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक टार्क अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? टार्क। उस टार्क को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क। तो उस टार्क की वजह से ये क्या करेगा? ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा, अगर इस प्रकार से व्यवस्था है तो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क इसमें अप्लाई होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है कि अपने बाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार से परपेंडिकुलर रखते हैं कि इसमें जो आपकी मिडिल फिंगर, अगर जो इसमें आपकी फोर्थ फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे और आपका मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो इट मस्ट जो आपका थंब होगा ये इस पर लगने वाले फोर्स को, यानी कि लगने वाले टार्क के डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर में अगर हम इसे देखना है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये करंट के डायरेक्शन में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। तो थंब मतलब अंदर इस कंडक्टर पे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इधर इस कंडक्टर पे, ठीक है। तो अब इस कंडक्टर पे हम देखें तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो अब इधर इस कंडक्टर पर फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ, आउटवर्ड लग रहा है। इधर क्या लग रहा है? इनवर्ड लग रहा है। तो कंडक्टर आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इससे इस डायरेक्शन पे क्या होगा? रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो टार्क अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यही चूँकि जनरेटर में भी ऐसा ही होता था। जनरेटर में आप क्या देखते थे कि उसमें हम मैकेनिकल टार्क दिए, वो घूमा, करंट आ गया। तो जब करंट आ गया मैग्नेटिक फील्ड में करने के कंडक्टर के अंदर, तो उस पर टार्क भी अप्लाई हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, जो उसके अपोजिट क्या करता है? वर्क करता है। कैसे? यह देखें कि एंटी क्लॉकवाइज ही अप्लाई हो रहा है, तो मैकेनिकल टार्क क्लॉकवाइज आपने दिया था, इसीलिए अपोजिट अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाहें और अच्छे तरीके से कि टार्क आता कहाँ से है, तो हम इसको बहुत अच्छे से आपको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब ये चीज़ आती कहाँ से है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से करंट निकल रही है और यहाँ इंटर कर रही है। ये आपका स्टेटर पे मैग्नेटिक पोल्स हैं, या रोटर पे कंडक्टर से मान लीजिए करंट निकल रही है, यहाँ पे इंटर कर रही है। नहीं, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे इंटर कर रही है। डॉट मतलब करंट निकलना, क्रॉस मतलब करंट इंटर होना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक एक कंडक्टर की बात करें तो नंबर्स ऑफ कंडक्टर लगते हैं ताकि कंटिन्यूस टार्क अप्लाई हो सके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे आपका करंट क्या हो रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ आपका करंट क्या हो रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ करंट बाहर की ओर निकल रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर हुआ, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ। क्यों? क्योंकि अगर थंब को, राइट हैंड थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाएं तो जो कर्ल होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड।
तो यहाँ पे आपका क्या बना, अब देखिए हमेशा मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा यस से यन की ओर जाती है। हमने बताया था आपको अच्छे तरीके से, यहाँ यन था, यहाँ पे यस था, तो मैग्नेटिक फील्ड यन से बाहर निकला और अंदर हमेशा यस से यन की ओर जाती है। तो इधर बन गया यस, यहाँ बन गया यन, ठीक है। और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पोलैरिटी बन गई यस और यन। तब बताइए ये यन इस यस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पर एक फोर्स लगा, अब ये जो यस है इस यन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ एक फोर्स लगा, यानी कपल ऑफ फोर्स इस पर एक्टिव होते हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। लेकिन कपल ऑफ फोर्स एंटी डायरेक्शन में लगने की वजह से इस पर एक कपल ऑफ फोर्स लगने की वजह से इस पर एक टार्क अप्लाई होता है, जिससे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। अब बताइए, अब ये जो यस है यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे गया और ये यन यहाँ पे रोटेट होके यहाँ पे गया, भाई जड़त्व का नियम है, इनर्शिया कुछ आगे ज़रूर बढ़ जाएगा। तो जब ये यहाँ से यस यहाँ पे आया तो हुआ क्या कि चूँकि एसी नेचर का है, अब ये तुरंत यन बन गया और ये तुरंत क्या बन गया, यस बन गया। अब ये यस इस यस को रिपल कर दिया, आगे की ओर चुना ठेल दिया, अब ये यन इस यन को रिपल कर दिया, फिर आगे की ओर ठेल दिया, ऐसे ही मतलब पुश कर दिया। ऐसे ही क्या हो गया कि ये पोलैरिटी बार बार चेंज होने की वजह से इस पर कंटिन्यूस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क अप्लाई हुआ और ये रोटर क्या होने लगा, इसमें घूमने लगा। तो इस प्रकार जो इसमें EMF इंड्यूस्ड होता है ना, रोटर में हमेशा AC होता है, तभी तो यह कंटिन्यूस रोटेट कर पाता है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस रोटेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे ऐसा होता है, इस पर टार्क कैसे अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें एक और घटना घटित हो रही है, कौन सी, आपने सप्लाई दिया, ठीक है, पहले तो कोई रोटेशन नहीं था, सप्लाई दिया, जैसे सप्लाई दिया तो इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क अप्लाई हुआ, इधर नीचे उधर ऊपर, ये रोटेट करने लगा। अब जब रोटेट करेगा तो फ्लक्स भी तो कटेंगे कॉइल से, अब फ्लक्स जो है कॉइल से कटने लगे। अब जब फ्लक्स कॉइल से कटेंगे तो इस कॉइल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, EMF जो है इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। EMF क्या हो जाएगा, चूँकि फ्लक्स कॉइल से कट रहे हैं तो फ्लक्स के कॉइल से कटने की वजह से अब इसमें EMF भी इंड्यूस हो जाएगा। EMF क्या करेगा, उसी काज का अपोज करेगा जिससे वो उत्पन्न हुआ है, तो सीधे सप्लाई का क्या करेगा, EMF अपोज करेगा, ठीक है। तो यह EMF जब सप्लाई का अपोज करेगा, इसलिए इसको बैक EMF कहते हैं। मोटर में जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसको बैक EMF कहते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है सप्लाई की क्या होता है, अपोजिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बैक EMF। इस EMF की वजह से ये कंडक्टर का कॉइल जो है जलता नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये है क्या, कॉइल का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। अगर वो बैक EMF नहीं होता तो सप्लाई से धीरे धीरे करंट इतना ज़्यादा हो जाती ना, इतना ज़्यादा हो जाती कि कॉइल जल के नष्ट हो जाता। लेकिन ये बैक EMF जो है सप्लाई का अपोज करता है, रोके रहता है, भाई तुम बहुत ज़्यादा करंट नहीं दे सकते, इसे लिमिट करंट इसमें फ्लो होती है, ठीक है। उसी बैक EMF की वजह से एक तरीके का इंपॉर्टेंट रोल नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि ये जो है इसके सपोज करने की वजह से लिमिट करंट ही कॉइल में फ्लो होती है। लेकिन चूंकि बेचारा स्टार्टिंग में कोई रोटेशन नहीं होता है तो स्टार्टिंग में बैक EMF भी नहीं होता है, तो हम सप्लाई देते ही करंट बहुत तेज़ फ्लो होती है, इतना ज़्यादा करंट, सप्लाई का कई गुना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है, बाइंडिंग जल जाती है। इसीलिए तो हम पहले स्टार्टर लगा के रेसिस्टेंस लगा देते हैं, इस सर्किट में रेसिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट क्या है बहुत तेज़ी से फ्लो ना हो सके। रेसिस्टेंस लगा दिए, अब रेसिस्टेंस धीरे धीरे कम करते हैं और धीरे धीरे इसमें रोटेशन आता है। अब फिर जब सारे रेसिस्टेंस हटाते हैं तो इसमें पूरा रोटेशन आ जाता है। अब जो रेसिस्टेंस काम करता था करंट को लिमिट करने का, उसको हटा दिए, अब बैक EMF जब आ गया अब वो सप्लाई का अपोज करने लगता है। इसीलिए तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो बैक EMF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ओमेगा भी उसी डायरेक्शन में होगा। जो इस मोटर पर लोड आपने लगाया है, मान ली कोई पंखी लगा दिया या कोई भी मशीन उससे कनेक्ट, जो भी लोड लगाए हैं ना उसकी स्पीड का वो अपोज करेगा। इसलिए लोड का जो टार्क होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क के अपोजिट होगा, फ्रिक्शनल टार्क भी इससे अपोजिट होगा, ठीक है। चाहे तो इसका इक्वेशन बना सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत नीड नहीं है। अब यहाँ पे हम पावर इक्वेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, पावर इक्वेशन इसका।
ठीक है। पावर इक्वेशन इसका देखेंगे, टोटल जो आपकी इनपुट पावर है, टोटल इनपुट पावर, इसमें जो टोटल आपने इनपुट पावर दिया वही इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को जो जनरेट किया वो कौन सा पावर है, ई इंटू आई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ई इंटू आई। अब फिर जो कुछ पावर इसमें तो लॉस भी तो हो गया, जिसको हम आरसी कह रहे हैं, तो यानी कि जो टोटल पावर V इंटू आई है वो किसके इक्विवेलेंट है, E इंटू आई, आई स्क्वायर आर सी। यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, ओमेगा इंटू टी। इसी पावर की वजह से इसमें क्या आ रहा है, रोटेशन आ रहा है या रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक पावर इक्वेशन बन जाएगा, क्या V इंटू आई इज इक्वल टू E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर इंटू आर सी। यही जो है आपका ई आई है, या लिख सकते हैं वेयर, इसमें क्या लिख सकते हैं, जो आपकी ई आई है यही आपका ओमेगा टी के क्या इक्विवेलेंट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वह इनपुट पावर माइनस पी लॉस पावर, ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जिसके वजह से ये रोटेट कर रहा है, वो टोटल इनपुट पावर में से लास्ट को जब माइनस करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आ जाएगा। इसका सिंपल एक पावर इक्वेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अगर हम पावर फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो हम ये देखेंगे, हमने टोटल इनपुट पावर दिया, मान लीजिए इसके वजह से करंट आई फ्लो हुआ, तो टोटल इनपुट पावर क्या है, V इंटू आई है। तो टोटल इनपुट पावर में से हुआ क्या कि इसमें से जो हमने इनपुट पावर दिया, पहले उसमें करंट फ्लो करा दिया आपने, तो कॉपर लॉस भी हो गया। कॉपर लॉस से जो पावर बचा वो इसके आर्मेचर में फ्लो हुआ, आर्मेचर में फ्लो होने से इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क को वो क्या किया, जनरेट किया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क जब उसमें आ गया, जनरेट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, तो ये रोटेट करने लगा। अब रोटेट करने लगा तो भाई अब वह फ्रिक्शनल टार्क भी, अब फ्रिक्शनल लॉस भी आ जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है उसमें से फ्रिक्शनल लॉस, आयरन लॉस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आउटपुट पे हमें पावर, मैकेनिकल पावर हमको मिल जाएगा। तो पावर फ्लो डायग्राम में हम देखेंगे किस प्रकार से सारे पावर को एक चार्ट पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होने की वजह से वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए बस आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीसी मोटर का पावर फ्लो डायग्राम क्या होता है और कैसे उसको हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इफ़ यू